कहानी के अंतर्गत आज हम लोग अध्ययन करेंगे कहानी इंस्पेक्टर मातादीन चांद पे। प्रकाशन वर्ष इसका 1970 है। लेखक हरिशंकर परसाई हैं। हरिशंकर परसाई का जन्म 1924 है। हमें लेखकों का जो नेट के सिलेबस में लगे हुए हैं उनका जन्म वर्ष भी याद रखना है, क्योंकि कालक्रम के अनुसार लगाने के लिए आ जाता है। हरिशंकर परसाई व्यंग रचनाओं के लिए जाने जाते हैं और इसी प्रकार से इंस्पेक्टर मातादीन चांद पे कहानी जो व्यंग रचना है यह भी आपकी व्यंग की गई है भ्रष्टाचार पे, करप्शन पे। आइए शुरू करने से पहले इस प्रमुख पात्रों को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्रमुख पात्र यहाँ पे मातादीन है, इन्हीं के इर्द गिर्द कहानी घूमेगी। मातादीन का किरदार है डिपार्टमेंट में एमडी हैं और दो हवलदार हैं यहाँ पे बलभद्र और राम सजीवन। यहाँ पे राम सजीवन है, राम सजीवन, ठीक है। और गृह मंत्री हैं, सचिव हैं जिनका जिक्र आता है। उसके बाद पुलिस के मंत्री कोतवाल और मुंशी अब्दुल गफूर का भी जिक्र आएगा। जो मेन आपके हैं मातादीन हैं। यहाँ पे आपको फंसाने के लिए पूछा जा सकता है मुंशी अब्दुल गफूर किस कहानी के पात्र हैं, तो इसके लिए तैयार रहिए। कहानी को आइए डीप में पढ़ते हैं और पढ़ते हुए ही हम प्रमुख कथनों और प्रमुख पंक्तियों को देखेंगे, जैसा कि आजकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पे व्यंग रचना, लेखक हरिशंकर परसाई, वाचन स्वर अवनीश। वैज्ञानिक कहते हैं चांद पर जीवन नहीं है। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर मातादीन, डिपार्टमेंट में एमडी साहब कहते हैं वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं, वहाँ हमारे जैसे ही मनुष्य की आबादी है। विज्ञान ने हमेशा इंस्पेक्टर मातादीन से मात खाई है। फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ कहता रहता है छुरे पर पाए गए निशान मुलजिम की अंगुलियों के नहीं है, पर मातादीन उसे सजा दिला ही देते हैं, मतलब निशान रहे चाहे न रहे। तो यह जो हरिशंकर परसाई हैं, जो पुलिस है डिपार्टमेंट है, उसमें फैले भ्रष्टाचार पे उन्होंने तीखा प्रहार किया है अपनी रचना से। मातादीन कहते हैं ये वैज्ञानिक केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। उन्होंने चांद का उजला हिस्सा देखा और कह दिया वहाँ जीवन नहीं। मैं चांद का अंधेरा हिस्सा देख कर आया हूँ, वहाँ मनुष्य जाति है। यह बात सही है क्योंकि अंधेरे पक्ष के मातादीन माहिर माने जाते हैं। तो यह रहा परिचय मातादीन का। पूछा जाएगा इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर क्यों गए थे? टूरिस्ट की हैसियत से या किसी फरार अपराधी को पकड़ने? नहीं, वे भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत गए थे। चांद सरकार ने भारत सरकार को लिखा था यूँ हमारी सभ्यता बहुत आगे बढ़ी है, पर हमारी पुलिस में पर्याप्त सक्षमता नहीं है। वह अपराधी का पता लगाने और उसे सजा दिलाने में अक्सर सफल नहीं होती है। सुना है आपके यहाँ राम राज्य है, मेहरबानी करके किसी पुलिस अफसर को भेजें जो हमारी पुलिस को शिक्षित कर दें। गृह मंत्री ने सचिव से कहा, देखिए गृह मंत्री का भी जिक्र है, मातादीन का तो हो गया और सचिव जी भी हैं। गृह मंत्री ने सचिव से यानी सेक्रेटरी से कहा किसी आईजी को भेज दो। सचिव ने कहा नहीं सर, आईजी नहीं भेजा जा सकता, प्रोटोकॉल का सवाल है। चांद हमारा एक क्षुद्र उपग्रह है, आईजी के रैंक के आदमी को नहीं भेजेंगे, किसी सीनियर इंस्पेक्टर को भेज देता हूँ। तय किया गया कि हजारों मामलों के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सीनियर इंस्पेक्टर मातादीन को भेज दिया जाए। चांद की सरकार को लिख दिया गया कि आप मातादीन को लेने के लिए पृथ्वीयान भेज दीजिए। ये सब चर्चा हुआ कि उसको चांद के जो पुलिस है वह उतनी क्षमता नहीं है, अपराधियों को नहीं पकड़ पाती, तो उसके लिए क्या किया जाए कि पृथ्वी पे राम राज्य है तो वहाँ से किसी को भेजा जाए जो उन्हें ट्रेनिंग दे सके। तो इसके लिए मातादीन को चुना गया। पुलिस मंत्री ने मातादीन को बुलाकर कहा तुम भारतीय पुलिस की उज्जवल परंपरा के दूत की हैसियत से जा रहे हो। ऐसा काम करना कि सारे अंतरिक्ष में डिपार्टमेंट की ऐसी जय जयकार हो कि पीएम यानी प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर को भी सुनाई पड़ जाए। मातादीन की यात्रा का दिन आ गया। एक यान अंतरिक्ष अड्डे पर उतरा। मातादीन सबसे विदा लेकर यान की तरफ बढ़े। वे धीरे धीरे कहते जा रहे थे प्रविसी नगर कीजिए सबका जा, हृदय राखी कौशलपुर राजा।
यान के मतलब यह भी पूछा जा सकता है कि यह पंक्ति किसने कहा था, तो मातादीन कह रहे थे। या फिर पूछा जा सकता है किस कहानी में आया है, तो इंस्पेक्टर मातादीन चांद पे। तो इसको फिर से देखिए, प्रवेशी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। यान के पास पहुंचकर मातादीन ने मुंशी अब्दुल गफूर खां को पुकारा। यह किस में पात्र है, इसी में, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पे। मुंशी अब्दुल गफूर, पहले ही हमने पात्रों को देख लिया है। पुकारा क्या बोला, मुंशी गफूर ने एड़ी मिलाकर सैल्यूट फटकारा, बोला जी पेक्टस, यानी जी इंस्पेक्टर साहब, FIR रख दी है जी पेक्टसा, और रोजनामचे का नमूना जी पेक्टसा। वे यान में बैठने लगे। हवलदार बलभद्र, बलभद्र मतलब वहीं बलभद्र है, को बुलाकर कहा, हमारे घर में जजकी के वक्त अपना खटला यानी पत्नी को मदद के लिए भेज देना। वह तो जा रहे थे, इसलिए इंस्पेक्टर बलभद्र से बोल दिए कि हमारे घर में जजकी के वक्त किसको, अपनी पत्नी को भेज देना। खटला का मतलब पत्नी। बलभद्र ने कहा जी पेक्टसा। गफूर ने कहा आप बेफिक्र रहें पेक्टसा, इंस्पेक्टर साहब, मतलब मैं अपने मकान यानी पत्नी को भी भेज दूंगा और खिदमत के लिए। मातादीन ने यान के चालक से पूछा, ड्राइविंग लाइसेंस है? जी साहब, जी है साहब। और गाड़ी में बत्ती ठीक है? जी ठीक है। ये चांद से जो यान आया था उससे पूछा। मातादीन ने कहा सब ठीक ठाक होना चाहिए, वरना हरामजादे का बीच अंतरिक्ष में चालान कर दूंगा। चंद्रमा से आए मातादीन ने कहा सब ठीक ठाक होना चाहिए, वरना हरामजादे का बीच अंतरिक्ष में चालान कर दूंगा। चंद्रमा से आए चालक ने कहा हमारे यहाँ आदमी से इस तरह नहीं बोलते। मातादीन ने कहा जानता हूँ बे, तुम्हारी पुलिस कमज़ोर है, अभी मैं उसे ठीक करता हूँ। मातादीन यान में कदम रख ही रहे थे कि हवलदार राम सजीवन, देखिए राम सजीवन आए, बलभद्र है, बलभद्र और जिसे बलभद्र कहा गया, तो बलभद्र और राम सजीवन क्या है, हवलदार। हवलदार आए, क्या बोले, पेक्सा SP साहब के घर में से कहे हैं, SP साहब के घर में से कहे हैं कि चाँद से एड़ी चमकाने वाला पत्थर लेते आना। मातादीन खुश हुए, बोले कह देना भाई साहब से, ज़रूर लेता आऊँगा। वे यान में यानी कि एड़ी चमकाने वाला पत्थर SP साहब के घर से कहा गया है, तो वहीं बोले हैं कि कह देना बाई से ज़रूर लेते आऊँगा। उनकी पत्नी ने कहा होगा, ठीक SP साहब की। वे यान में बैठे और यान उड़ चला। पृथ्वी के वायुमंडल से यान बाहर निकला ही था कि मातादीन ने चालक से कहा, अबे हॉर्न क्यों नहीं बजाता? चालक ने जवाब दिया, आसपास लाखों मील में कुछ नहीं है, आसमान में उड़ रहे हैं, आसमान में भीड़ उड़ तो कुछ रहेगा नहीं, हॉर्न काहे बजाएं? मातादीन ने डांटा, मगर रूल इज रूल, हॉर्न बजाता चल। चालक अंतरिक्ष में हॉर्न बजाता हुआ यान को चांद पर उतार लाया। अंतरिक्ष अड्डे पर पुलिस अधिकारी मातादीन के स्वागत के लिए खड़े थे। मातादीन रोब से उतरे और उन अफसरों के कंधों पर नज़र डाली। वहाँ किसी के स्टार नहीं थे, फीते भी किसी के नहीं लगे थे, लिहाजा मातादीन ने एड़ी मिलाना और हाथ उठाना जरूरी नहीं समझा। मतलब उसे लगा कि कुछ नहीं है, फीता भी नहीं है, स्टार भी नहीं है, तो सब उससे नीचे ही है, तो लिहाजा मतलब वो सैल्यूट नहीं किया। फिर उन्होंने सोचा मैं यहाँ इंस्पेक्टर की हैसियत से नहीं, सलाहकार की हैसियत से आया हूँ, सलाहकार की हैसियत से आया हूँ, ठीक। मातादीन को आगे देखते हैं। मातादीन को वे लोग लाइन में ले गए और एक अच्छे बंगले में उन्हें टिका दिया। एक दिन आराम करने के बाद मातादीन ने काम शुरू किया। पहले उन्होंने पुलिस लाइन का मुलाहजा किया। शाम को उन्होंने IG से कहा, आपके यहाँ पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर नहीं है? तो हनुमान किस भगवान का जिक्र हुआ है? हनुमान जी का पहले ही जिक्र हुआ है। हमारे रामराज में पुलिस लाइन में हनुमान जी हैं। IG ने कहा, हनुमान कौन थे? हम नहीं जानते। चांद की IG, चांद वाली IG। मातादीन ने कहा, हनुमान का दर्शन हर कर्तव्य परायण पुलिस वालों के लिए ज़रूरी है। हनुमान सुग्रीव के यहाँ स्पेशल ब्रांच में थे। उन्होंने सीता माता का पता लगाया था। एबडक्शन का मामला था, दफ़ा 362।
हनुमान जी ने रावण को सजा वहीं दे दी, उसकी प्रॉपर्टी में आग लगा दी। पुलिस को यह अधिकार होना चाहिए कि अपराधी को पकड़ा और वहीं सजा दे दी, अदालत में जाने का झंझट नहीं। मगर यह सिस्टम अभी हमारे राम राज में भी चालू नहीं हुआ है। हनुमान जी के काम से भगवान राम बहुत खुश हुए। वे उन्हें अयोध्या ले गए और टाउन ड्यूटी में तैनात कर दिया। किस ड्यूटी में? टाउन ड्यूटी में। इम्पोर्टेंट, जो गोला बन रहा है ना वही इम्पोर्टेंट है। किस दफ़ा की बात की जा रही? दफ़ा 362। किस भगवान की? हनुमान जी की। वहीं हनुमान हमारे आराध्य देव हैं। मैं उनकी फ़ोटो लेता आया हूँ। उस पर से मूर्तियाँ बनवाइए और हर पुलिस लाइन में स्थापित करवाइए। थोड़े ही दिनों में चांद की हर पुलिस लाइन में हनुमान जी स्थापित हो गए। माता दीन उन कारणों का अध्ययन कर रहे थे जिनसे पुलिस लापरवाह और अलाल हो गई है। वह अपराधों पर ध्यान नहीं देती। कोई कारण नहीं मिल रहा था। एकाएक उनकी बुद्धि में चमक आई। उन्होंने मुंशी से कहा, जरा तनख्वाह का रजिस्टर बताओ। तनख्वाह का रजिस्टर देखा तो सब समझ गए। कारण पकड़ में आ गया। शाम को उन्होंने पुलिस मंत्री से कहा, मैं समझ गया कि आपकी पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं है। आप इतनी बड़ी तनख्वाहें देते हैं इसीलिए। सिपाही को 500, थानेदार को 1000। ये क्या मजाक है? आखिर पुलिस अपराधी को क्यों पकड़े? हमारे यहाँ सिपाही को 100। ये सब चीज़ें याद रखिए। चांद पे कितना था? सिपाही को 500 और थानेदार को 1000, उसका दुगना। और पृथ्वी पे जो बता रहे हैं इस माता दिन कि हमारे यहाँ सिपाही को 100 रुपया और इंस्पेक्टर को 200। 100, 200, 500, 1000। तो क्या बोल रहे हैं? हमारे यहाँ सिपाही को 100 और इंस्पेक्टर को 200 देते हैं। तो वे 24 घंटे जुर्म की तलाश करते हैं। आप तनख्वाहें फ़ौरन घटाइए। पुलिस मंत्री ने कहा, मगर यह तो अन्याय होगा। अच्छा वेतन नहीं मिलेगा तो वे काम ही क्यों करेंगे? माता दिन ने कहा, इसमें कोई अन्याय नहीं है। आप देखेंगे कि पहली घटी हुई तनख्वाह मिलते ही आपकी पुलिस की मनोवृत्ति में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा। पुलिस मंत्री ने तनख्वाहें घटा दी और 2-3 महीनों में सचमुच बहुत फर्क आ गया। पुलिस एकदम मुस्तैद हो गई, सोते से एकदम जाग गई, चारों तरफ नज़र रखने लगी। अपराधियों की दुनिया में घबराहट छा गई। पुलिस मंत्री ने तमाम थानों के रिकॉर्ड बुला कर देखे। पहले से कई गुने अधिक केस रजिस्टर हुए। उन्होंने माता दिन से कहा, मैं आपकी सूझ की तारीफ करता हूँ। आपने क्रांति कर दी, पर यह हुआ किस तरह? माता दिन ने समझाया, बात बहुत मामूली है। कम तनख्वाह दोगे तो मुलाजिम की गुजर नहीं होगी। 100 रुपये में सिपाही बच्चों को नहीं पाल सकता। 200 में इंस्पेक्टर ठाट बाट नहीं मेंटेन कर सकता। उसे ऊपरी आमदनी करनी ही पड़ेगी और ऊपरी आमदनी तभी होगी जब वह अपराधी को पकड़ेगा। गरज की वह अपराधों पर नज़र रखेगा, सचेत, कर्तव्यपरायण और मुस्तैद हो जाएगा। हमारे रामराज के स्वच्छ और सक्षम प्रशासन का यही रहस्य है। यह कहे माता दिन। यह सब रहस्य बता दिए। क्या कारण है कि पुलिस मुस्तैद रहती है? चंद्रलोक में इस चमत्कार की खबर फैल गई। लोग माता दिन को देखने आने लगे कि वह आदमी कैसा है जो तनख्वाह कम करके सक्षमता ला देता है। पुलिस के लोग भी खुश थे। वे कहते, गुरु आप इधर न पधारते तो हम सभी कोरी तनख्वाह से ही गुजर करते रहते। सरकार भी खुश थी कि मुनाफे का बजट बनने वाला था। आधी समस्या हल हो गई। पुलिस अपराधी पकड़ने लगी। अब मामले की जांच विधि में सुधार करना रह गया था। अपराधी को पकड़ने के बाद उसे सजा दिलाना। माता दिन इंतजार कर रहे थे कि कोई बड़ा केस हो जाए तो नमूने के तौर पे उसका इन्वेस्टिगेशन करके बताए। एक दिन आपसी मारपीट में एक आदमी मारा गया। माता दिन कोतवाली में आकर बैठ गए और बोले, नमूने के लिए इस केस का इन्वेस्टिगेशन मैं करता हूँ, आप लोग सीखिए। यह कत्ल का केस है। कत्ल के केस में एविडेंस बहुत पक्का होना चाहिए। कोतवाल ने कहा, पहले कातिल का पता लगाया जाएगा, तभी तो एविडेंस इकट्ठा किया जाएगा। माता दिन ने कहा, नहीं, उल्टे मत चलो, पहले एविडेंस देखो। क्या कहीं खून मिला, किसी के कपड़ों पर या और कहीं? एक इंस्पेक्टर ने कहा, हाँ, मारने वाले तो भाग गए थे। मृतक सड़क पर बेहोश पड़ा था। एक भला आदमी वहाँ रहता है, उसने उठाकर अस्पताल भेजा। उस भले आदमी के कपड़ों पर खून के दाग लग गए हैं। माता दिन ने कहा, उसे फौरन गिरफ्तार करो।
कोतवाल ने कहा, मगर उसने तो मरते हुए आदमी की मदद की थी। माता दिन ने कहा, वह सब ठीक है, पर तुम खून के दाग ढूंढने और कहाँ जाओगे? जो एविडेंस मिल रहा है उसे तो कब्जे में करो। वह भला आदमी पकड़कर बुलवा लिया गया। उसने कहा, मैं तो मरते आदमी को अस्पताल भिजवाया था, मेरा क्या कसूर है? चांद की पुलिस उसकी बात से एकदम प्रभावित हुई, मतलब प्रभावित हुई कि हाँ सही बोल रहा है। माता दिन प्रभावित नहीं हुए। सारा पुलिस महकमा उत्सुक था कि अब माता दिन क्या तर्क निकालते हैं। माता दिन ने उससे कहा, पर तुम झगड़े की जगह गए क्यों? उसने जवाब दिया, मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा वहीं मकान है, झगड़ा मेरे मकान के सामने हुआ। अब फिर माता दिन की प्रतिभा की परीक्षा थी। सारा महकमा उत्सुक देख रहा था। माता दिन ने कहा, मकान तो ठीक, पर मैं पूछता हूँ झगड़े की जगह जाना ही क्यों? इस तर्क का कोई जवाब नहीं था। वह बार बार कहता, मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा वहीं मकान है। माता दिन उसे जवाब देते, सो ठीक, पर झगड़े की जगह जाना ही क्यों? इस तर्क प्रणाली से पुलिस के लोग बहुत प्रभावित हुए। अब माता दिन ने इन्वेस्टिगेशन का सिद्धांत समझाया। देखो, आदमी मारा गया है तो यह पक्का है कि किसी ने उसे जरूर मारा। कोई कातिल है, किसी को सजा होनी है, सवाल है किसको सजा होनी है। पुलिस के लिए सवाल इतना महत्व नहीं रखता जितना यह सवाल कि जुर्म किस पर साबित हो सकता है या किस पर साबित होना चाहिए। कत्ल हुआ है तो किसी मनुष्य को सजा होगी ही, मारने वाले को होती है या बेकसूर को, यह अपने सोचने की बात नहीं है। मनुष्य सब बराबर हैं, सब में उसी परमात्मा का अंश है, हम भेदभाव नहीं करते। यह पुलिस का मानवतावाद है। देख रहे हैं किस प्रकार से व्यंग किया गया है और किस प्रकार से होता भी है असलियत में। दूसरा सवाल है, किस पर जुर्म साबित होना चाहिए? इसका निर्णय इन बातों से होगा। पहला बात याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, क्या वह आदमी पुलिस के रास्ते में आता है? और दूसरा बात, क्या उसे सजा दिलाने से ऊपर के लोग खुश होंगे? ऊपर के जो ऊपर के पद वाले लोग हैं, ऊपर बड़े बड़े पोस्टों पे हैं, तो क्या इस निर्णय से पुलिस के रास्ते, क्या यह आदमी पुलिस के रास्ते में आता है, अड़ंगा डालता है किसी प्रकार से, या फिर क्या इसकी सज़ा से ऊपर के लोग खुश होंगे? तो दोनों सवाल पहले देखना होगा कि किस पे जुर्म साबित होना चाहिए। माता दिन को बताया गया कि वह आदमी भला है, पर पुलिस अन्याय करे तो विरोध करता है। जहाँ तक ऊपर के लोगों का सवाल है, वह वर्तमान सरकार की विरोधी राजनीति में है, तो जो सरकार है उसकी विरोधी पार्टी में है, तो उसको सजा होगी तो विरोधी मतलब सरकार के लोग तो खुश होंगे ही, ऊपर के लोग। बाकी पुलिस अन्याय करता था तो विरोध करती थी, तो यानी पुलिस के रास्ते में आता था तो वहाँ से भी ठिकाने हो जाएगा। माता दी ने टेबल ठोक कर कहा, फर्स्ट क्लास केस, पक्का एविडेंस और ऊपर का सपोर्ट। एक इंस्पेक्टर ने कहा, पर हमारे गले यह बात नहीं उतरती है कि निरपराध, मतलब उसकी तो कोई सजा है नहीं, कोई अपराध नहीं किया है, बल्कि वह तो उसको अस्पताल पहुंचाया था मरने वाले आदमी को, भले आदमी को सजा दिलाई जाए। माता दी ने समझाया, देखो मैं समझ चुका हूँ कि सब में उसी ईश्वर का अंश है, सजा इसे हो या कातिल को हो या किसी और को हो, फांसी पर तो ईश्वर ही चढ़ेगा ना, क्योंकि सभी के अंदर ईश्वर है। फिर तुम्हें कपड़ों पर खून मिल रहा है, इसे छोड़कर तुम कहाँ खून ढूंढते फिरोगे? तुम तो भरो FIR, यानी जो बचाया है एविडेंस उसी के खिलाफ है, खून उसी पे लगा है, इसी को सजा दिलवाओ। माता दीन ऐसा ही तो होता है, बड़े बड़े लोग अपने बचने के लिए ऐसे ही तो फंसाते हैं। माता दीन जी ने FIR भरवा दी, बखत ज़रूरत के लिए जगह खाली छुड़वा दी, कुछ जगहों पे खाली छुड़वा दिया कि कुछ और भरना पड़ जाएगा तो उसी में लिख दिया जाएगा। दूसरे दिन पुलिस कोतवाल ने कहा, गुरुदेव हमारी तो बड़ी आफत है। पुलिस कोतवाल वहाँ की तमाम भले आदमी आते हैं और कहते हैं, उस बेचारे बेकसूर को क्यों फंसा रहे हो? ऐसा तो चंद्रलोक में कभी नहीं हुआ, बताइए हम क्या जवाब दें, हम तो बहुत शर्मिंदा हैं। माता दिन ने कोतवाल से कहा, यह किसने कहा था? कोतवाल ने कहा था, यह बातें जो हैं यहाँ पे, भले आदमी को क्यों सजा दिलवा दी, चंद्रलोक में ऐसा कभी नहीं हुआ, यह कोतवाल कह रहा है, पुलिस के कोतवाल ने। माता दिन ने कोतवाल से कहा, घबराओ मत, शुरू में इस काम में आदमी को शर्म आती है, आगे तुम्हें बेकसूर को छोड़ने में शर्म आएगी। हर चीज़ का जवाब है, अब आपके पास जो आए उससे कह दो, हम जानते हैं वह निर्दोष है, पर हम क्या करें, यह सब ऊपर से हो रहा है।
कोतवाल ने कहा तब वे एसपी के पास जाएंगे। तो माता दिन बोले एसपी भी कह देंगे ऊपर से हो रहा है, तब वे आईजी के पास जाएंगे। देखिए क्रम देखिए, ऊपर से हो रहा है तो एसपी के पास जाएंगे थाने से, थाने के बाद एसपी से जाएंगे, एसपी भी कह देंगे ऊपर से हो रहा है तो फिर आईजी के पास जाएंगे, आईजी भी कह देंगे कि सब ऊपर से हो रहा है, तब वे लोग पुलिस मंत्री के पास जाएंगे, पुलिस मंत्री भी कहेंगे भैया मैं क्या करूं ऊपर से हो रहा है, तो वे प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, प्रधानमंत्री भी कहें कि मैं जानता हूं वह निर्दोष है पर यह ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कहा तब वे, माता दिन ने कहा तब क्या, तब वे किसके पास जाएंगे, भगवान के पास ना, मगर भगवान से पूछकर कौन लौट सका है, जो भगवान के पास चला गया तो भगवान के पास चले गए तो चले गए, कौन लौट सका है, भगवान को जो प्यारे हो गए स्वर्गवासी। कोतवाल चुप रह गया, वह इस महान प्रतिभा से चमत्कृत था। माता दिन ने कहा एक मुहावरा ऊपर से हो रहा है, हमारे देश में 25 सालों से सरकारों को बचा रही है, तुम इसे सीख लो। कौन, यही ऊपर से हो रहा है, ऊपर से हो रहा है 25 सालों से, तो हम तो कह रहे हैं कि 75 सालों से यही हो रहा है, आज़ादी के बाद से अभी तक। केस की तैयारी होने लगी। माता दिन ने कहा अब 4-6 चश्मदीद गवाह लाओ। कोतवाल चश्मदीद यानी कि जो वहीं पे देखा हो, घटना स्थल पे देखने वाले गवाहों को चश्मदीद कहा जाता है, जो घटना स्थल पे मौजूद थे। चश्मदीद गवाह कैसे मिलेंगे, जब किसी ने उसे मारते देखा ही नहीं तो चश्मदीद गवाह कोई कैसे होगा, यह वहाँ के कोतवाल ने कहा। माता दिन ने सिर ठोक लिया, किन बेवकूफ़ों के बीच फंसा दिया गवर्नमेंट ने, किन बेवकूफ़ों के बीच फंसा दिया गवर्नमेंट ने, इन्हें तो ABCD भी नहीं आती। झल्ला कर कहा चश्मदीद गवाह किसे कहते हैं जानते हो, चश्मदीद गवाह वह नहीं जो देखे, बल्कि वह है जो कहे कि मैंने देखा है। तो आज भी तो होता है ऐसा, जो बोल दिया वो हो गया गवाह। कोतवाल ने कहा ऐसा कोई क्यों कहेगा। माता दिन ने कहा कहेगा, समझ में नहीं आता, कैसे डिपार्टमेंट चलाते हो। अरे चश्मदीद गवाहों की लिस्ट पुलिस के पास पहले से ही रहती है, जहाँ ज़रूरत हुई उन्हें चश्मदीद बना दिया। हमारे यहाँ ऐसे आदमी हैं जो साल में 300-400 वारदातों के चश्मदीद गवाह होते हैं। हमारी अदालतें भी मान लेती हैं कि इस आदमी में कोई दैवी शक्ति है, जिससे जान लेता है कि अमुक जगह वारदात होने वाली है और वहाँ पहले से ही पहुँच जाता है। ऐसे मतलब होता है चश्मदीद गवाह, जो अपराधी हैं चोर उचक्के, उन लोगों को बार बार ऐसा दिलवा दिया जाता है कि तुम्हारे तो ऐसे ही है, उम्र कैद, ये सब सज़ा 10 साल 20 साल, तो और ये ले लो, उन्हें लालच देकर। तो यहाँ पे उसी पे व्यंग किया गया है कि जान उसके पास दैवी शक्ति होती है, जान लेता है कि वारदात होने वाली है और वहाँ पहले से ही पहुँच जाता है। मैं तुम्हें चश्मदीद गवाह बनाकर देता हूँ। 8-10 उठाईगिरों को बुलाओ जो चोरी, मारपीट, गुंडागर्दी करते हों, जुआ खिलाते हों या शराब उतारते हों। दूसरे दिन शहर के 8-10 नवरत्न कोतवाली में हाजिर थे। उन्हें देखकर माता दिन गदगद हो गए। बहुत दिन हो गए थे ऐसे लोगों को देखे, बड़ा सुना सुना लग रहा था। माता दिन का प्रेम उमड़ पड़ा। उनसे कहा तुम लोगों ने उस आदमी को लाठी से मारते देखा था ना। वे बोले नहीं देखा साहब, हम वहाँ थे ही नहीं। माता दिन जानते थे यह पहला मौका है। फिर उन्होंने कहा वह नहीं थे, यह मैंने माना, वहाँ नहीं थे, तुम लोग वहाँ नहीं थे। वो लोग बोले मैं वहाँ था ही नहीं, हम लोग नहीं थे। तो माता दिन बोले तुम लोग वहाँ नहीं थे, यह मैंने माना, पर लाठी मारते देखा तो था। उन लोगों को लगा कि यह पागल आदमी है, तभी ऐसी उटपटांग बातें कहता है। हंसने लगे, हा हा। माता दिन ने कहा हंसो मत, जवाब दो। वे बोले जब थे ही नहीं तो देखेंगे कैसे कि कौन लाठी मार रहा है। माता दिन ने गुर्रा कर देखा, कहा कैसे देखा, सो बताता हूँ। तुम लोग जो काम करते हो सब इधर दर्ज है। हर एक को कम से कम 10 साल जेल में डाला जा सकता है। तुम ये काम आगे भी करना चाहते हो या जेल जाना चाहते हो। वे घबरा कर बोले साहब हम जेल नहीं जाना चाहते। माता दिन ने कहा ठीक, तो तुमने उस आदमी को लाठी मारते देखा ना। वे बोले देखा साहब,
वह आदमी घर से निकला और जो लाठी मारना शुरू किया तो वह बेचारा बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा। देख रहे हैं कैसे ये बदल गया। उनको मतलब चोर उचक्कों को पकड़ लिया, उनको उनके एफआईआर दिखा दी कि तुम लोग बाहर घूम रहे हो, यदि इसके तहत अंदर तुम लोग को डाल दिया जाए तो 10 साल की जेल हो सकती है, तो बताओ जेल पसंद है या फिर बाहर जाना। तो उन्होंने कहा कि हाँ साहब, हमने देखा है मारते हुए। वह आदमी घर से निकला और जो लाठी मारना शुरू किया तो बेचारा बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा। माता दी ने कहा ठीक है, आगे भी ऐसी वारदातें देखोगे। वे बोले साहब, जो आप कहेंगे सो देखेंगे। कोतवाल इस चमत्कार से थोड़ी देर को बेहोश हो गया। होश आया तो माता दिन के चरणों पर गिर पड़ा। माता दिन ने कहा हटो, काम करने दो। कोतवाल पाँवों से लिपट गया, कहने लगा मैं जीवन भर इन श्री चरणों में पड़ा रहना चाहता हूँ। माता दिन ने आगे की सारी कार्यप्रणाली तय कर दी। एफआईआर बदलना, बीच में पन्ने डालना, रोजना मचा बदलना, गवाहों को तोड़ना, सब सिखा दिया। उस आदमी की 20 साल की सज़ा हो गई। उस आदमी को जो बेकसूर था, जिन्होंने जो मरने वाले की जान बचाई थी, जान क्या बचाई थी, मरने वाले को अस्पताल पहुंचाया था। वो मर ही गया तो जान क्या बचाएगा, तो अस्पताल पहुंचाया था, उसी को 20 साल की सज़ा हो गई। चांद की पुलिस शिक्षित हो चुकी थी, धड़ाधड़ केस बनने लगे और सज़ा होने लगी। चांद की सरकार बहुत खुश थी। पुलिस की ऐसी मुस्तैदी भारत सरकार के सहयोग का नतीजा था। चांद की संसद ने एक धन्यवाद का प्रस्ताव पास किया। एक दिन माता दिन का सार्वजनिक किया गया। वे फूलों से लदे खुली जीप पर बैठे थे। आसपास जय जयकार करते हजारों लोग। वे हाथ जोड़कर अपने गृह मंत्री के स्टाइल में जवाब दे रहे थे। जिंदगी में पहली बार ऐसा कर रहे थे, इसलिए थोड़ा अटपटा लग रहा था। मतलब खुली जीप में सबको अभिवादन देना। बाकी तो ये सब मंत्री करते हैं, ये सब तो करते नहीं, तो उनको थोड़ा अटपटा लग रहा था, पहली बार कर रहे थे। 26 साल पहले पुलिस में भर्ती होते वक्त किसने सोचा था कि एक दिन दूसरे लोक में उनका ऐसा अभिनंदन होगा। वे पछताएं, अच्छा होता कि इस मौके के लिए कुर्ता टोपी और धोती ले आते हैं, मंत्रियों वाला स्टाइल। भारत के पुलिस मंत्री टेलीविज़न पर बैठे बैठे यह दृश्य देख रहे थे और सोच रहे थे, मेरी सद्भावना यात्रा के लिए वातावरण बन गया। कुछ महीने निकल गए, ये सब तो हो गया, सब कुछ बन गया। उसके बाद क्या हुआ, कुछ महीने निकल गए। एक दिन चांद की संसद का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। बहुत तूफान खड़ा हुआ। गुप्त अधिवेशन था, अचानक बुलाया गया, मतलब कुछ समय बाद विशेष अधिवेशन था और गुप्त था, किसी को पता नहीं था, मतलब गुप्त रूप से। इसलिए रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई, पर संसद की दीवारों से टकरा कर कुछ शब्द बाहर आए। सदस्य गुस्से से चिल्ला रहे थे, कोई बीमार बाप का इलाज नहीं करता। यह सभी मतलब इम्पोर्टेंट है। आज सकता है कौन पहले है कौन बाद में है, कौन सत्य है कौन असत्य है, कथन इस कहानी से सत्य कथनों के रूप में। कोई बीमार बाप का इलाज नहीं कराता, डूबते बच्चे को कोई नहीं बचाता। कोई बीमार बाप का इलाज नहीं कराता, डूबते बच्चे को कोई नहीं बचाता। जलते मकान की आग कोई नहीं बुझाता। आदमी जानवर से बदतर हो गया, सरकार फौरन इस्तीफा दे। तो ये सब होने लगी, उसका ये सब परिणाम होने लगा माता दिन के शिक्षाओं का, क्योंकि सब डरने लगे ना कि सजा हो जाएगी। आदमी जानवर से बदतर हो गया, सरकार फौरन इस्तीफा दे। दूसरे दिन चांद के प्रधानमंत्री ने माता दिन को बुलाया। माता दिन ने देखा, वे एकदम बूढ़े हो गए थे। कौन? प्रधानमंत्री चांद के। लगा एक कई रात सोए नहीं है। रुआसे होकर प्रधानमंत्री ने कहा, माता दीन जी, हम आपके और भारत सरकार के बहुत आभारी हैं। अब आप कल देश वापस लौट जाइए। माता दिन ने कहा, मैं तो टर्म खत्म करके ही जाऊंगा। प्रधानमंत्री ने कहा, आप बाकी टर्म का वेतन ले जाइए, डबल ले जाइए, ट्रिपल ले जाइए, ट्रिपल। माता दिन ने कहा, हमारा सिद्धांत है, हमें पैसा नहीं काम प्यारा है। आखिर चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को एक गुप्त पत्र लिखा। पहले तो माता दिन से कहा कि चले जाइए, वेतन पूरा लेके जाइए। तो उन्हें कहा, माता दिन ने कहा, हमें काम प्यारा है, पैसा नहीं, और हम पूरा टर्म पूरा करके ही जाएंगे। चौथे दिन माता दिन को वापस लौटने के लिए अपने आईजी का आर्डर मिला, पृथ्वी वाले आईजी। जब गुप्त पत्र के द्वारा बात हो गई चांद के प्रधानमंत्री और
पृथ्वी के प्रधानमंत्री से अपने भारत के, उन्होंने एसपी साहब के घर के लिए एड़ी चमकाने का पत्थर यान में रखा। अब हो गया, तो मतलब ऑर्डर मिल गया कि चौथे दिन जाना है, तो उन पत्थर लेना नहीं भूले थे अपने आईजी साहब के लिए, तो एड़ी चमकाने का पत्थर यान में रखा और चांद से विदा हो गए। उन्हें जाते देख पुलिस वाले रो पड़े। क्यों? क्योंकि पुलिस वालों के लिए तो वह ऊपरी आमदनी वाला रास्ता बता दिए थे। बहुत अरसे तक यह रहस्य बना रहा कि आखिर चांद में ऐसा क्या हो गया। ये सब गुप्त हुआ और अचानक चले गए। बातें बाद में पता चली, उस समय तो नहीं पता चली कि क्यों अचानक चले गए माता दिन। तो बातें बाद में पता चली, कुछ रहस्य के बाद माता दिन जी को इस तरह एकदम लौटना पड़ा। यह आखिर चांद में ऐसा क्या हो गया, यह बातें गुप्त बनी रही। चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को क्या लिखा था? एक दिन वह पत्र खुल ही गया। उसमें लिखा था, इंस्पेक्टर माता दिन की सेवाएं हमें प्रदान करने के लिए अनेक धन्यवाद, पर अब आप उन्हें फौरन बुला लें। हम भारत को मित्र देश समझते थे, पर हमारे साथ शत्रुवत व्यवहार किया गया है। हम भोले लोगों से आपने विश्वासघात किया है। ये सब है पत्र में, गुप्त पत्र में। आपके माता दिन जी ने हमारे पुलिस को जैसा कर दिया है, उसके नतीजे ये हुए हैं। कोई आदमी किसी मरते आदमी के पास नहीं जाता, इस डर से कि वह कत्ल के मामले में फंसा दिया जाएगा। यह पृथ्वी पे हालांकि उस समय के जो भ्रष्टाचार था पुलिस महकमे में और जो सज़ा दी जाती थी उस पे कटाक्ष है। भले ही यह चंद्रमा के बहाने है, उस समय ज़्यादा था, फिर बीच में भी धीरे धीरे कम हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं जो पैसे वाले हैं इसका इस्तेमाल अब भी होता है। मतलब यह कमोवेश छुप गुप्त रूप से होता है, लेकिन इसी प्रकार से भ्रष्टाचार अब भी विद्यमान है भारत के न्याय प्रणाली में, पुलिस व्यवस्था में। बेटा बीमार की सेवा नहीं करता, वह डरता है कि बाप मर गया तो उस पर कहीं हत्या का आरोप नहीं लगा दिया जाए। घर जलते हैं और कोई बुझाने नहीं जाता, डरता है कि कहीं उस पर आग लगाने का जुर्म कायम न कर दिया जाए। बच्चे नदी में डूबते रहते हैं और कोई उन्हें नहीं बचाता, इस डर से कि उस बच्चे को डुबाने का आरोप न लग जाए। सारे मानवीय संबंध समाप्त हो रहे हैं। माता दीन जी ने हमारी आधी संस्कृति नष्ट कर दी है। अगर वे यहाँ रहें तो पूरी संस्कृति नष्ट कर देंगे। उन्हें फौरन रामराज यानी पृथ्वी पर में बुला लिया जाए। यह आग्रह था चांद के प्रधानमंत्री का भारत के प्रधानमंत्री से। देखिए यहाँ पे 4 घटनाएं हैं, चारों घटनाओं को याद रखिए कि कौन पहले है, कौन बाद में और कौन कौन है। कोई आदमी किसी मरते हुए आदमी के पास नहीं जाता, इस डर से कि वह कत्ल के मामले में फंसा दिया जाएगा। यह पहली घटना है। दूसरी, बेटा बीमार बाप की सेवा नहीं करता, वह डरता है कि बाप मर गया तो उस पर कहीं हत्या का आरोप नहीं लगा दिया जाए। यह दूसरा है। तीसरा, घर जलते हैं और कोई बुझाने नहीं जाता, डरता है कि कहीं उस पर आग लगाने का जुर्म कायम न कर दिया जाए। और चौथा, बच्चे नदी में डूबते रहते हैं, कोई उन्हें बचाने नहीं जाता, इस डर से कि उस बच्चों को डुबाने का आरोप न लग जाए। तो क्या क्या घटना घटा? यही चारों। एक आपका कोई मरने वाला है, बाप की सेवा वाला, घर जलने वाला और नदी में डूबने वाला। तो इस प्रकार से इंस्पेक्टर माता दिन चांद पे यह कहानी समाप्त हुई। आपको यह कैसा लगा? और जहाँ पे इम्पोर्टेंट था वो हमने आपको बता दिया। बाकी इसको एक बार और देख के आप और अच्छे से देख सकते हैं इसमें। और जो भी यदि इसमें से कोई घटना पूछी जाती है, कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ, पंक्तियाँ देकर, तब भी आप बता सकते हैं। बाकी इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने बताते हुए चला है। तो यहाँ पे चश्मदीद गवाह कितने चश्मदीद गवाह लाने की बात की गई? 4-6, यह भी याद रखिए। तो यहाँ पे आप ज़रूर देख लीजिएगा, अच्छे से डीप क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। और यहाँ पे पिछली बार जो पूछा गया था वहीं पूछा गया था कि जो पंक्तियों को कौन पहले आया कौन बाद में, पंक्तियाँ देकर। तो अच्छे से देखेंगे तभी समझ में आएगा। आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे विभिन्न PDF प्राप्त कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।